नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को सिविक्स अर्थात पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और हो सकता है कि इसे मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, जितने भी सेगमेंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि आप सभी लोगों ने मेरे साथ मेहनत कर लिया तो इस बात की मैं दावा करता हूं कि आराम से आप क्या करेंगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। साथियों, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो अपने डाउट्स को भी क्लियर कराते चलिएगा। ठीक है, यानी कि एक बार कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए नोट्स तो नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का नाम है टिट वाली क्लास। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटी की बात करते हैं अर्थात सिविक्स की बात करते हैं साथियों, तो काफी ज्यादा वेटेज होता है इसका हमारे एग्जाम में। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग पूरी क्लास को पूरी ईमानदारी से देखिएगा, निश्चित तौर पर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि बात करते हैं, आज हम बात करेंगे सरकार क्या है, सरकार के काम क्या होते हैं, साथ ही साथ सरकार के पास तीन कौन से वे अंग हैं और उनमें भी क्या क्या कैसे पार्ट को डिवीजन किया गया है, सारी बातें आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सारे लोगों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं सरकार के बारे में कि आखिर सरकार किसे कहा जाता है। देखिए, सरकार की बात करते हैं तो सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है। तो सरकार क्या है कि कुछ लोगों का एक समूह है या ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है। जो क्या काम करती है कि लोगों के लिए व्यवस्था करती है और नियम बनाती है और निर्णय लेती है। तो सरकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि सरकार क्या है, आप सभी लोग बताएंगे कि कुछ लोगों का ऐसा समूह, यानी कि कह सकते हैं एक ग्रुप की बात करते हैं, जिसका काम होता है कि देश देश के लोगों के लिए व्यवस्था करना और नियम बनाना और निर्णय लेना भी सरकार की बात की जाती है, यानी कि सरकार का काम है या सरकार है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसे सरकार की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि कोई भी देश तभी अच्छे तरीके से चल पाएगा जब उस देश में सरकार व्यवस्थित होगी, क्योंकि सरकार के पास ही सारी शक्ति होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शक्ति देते हैं और जिसकी वजह से सरकार क्या करती है कि सारी व्यवस्थाएं बनाती है और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो नियम बनाती है और निर्णय लेती है। ये बातें आप सभी लोग याद रखिएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये निर्णय केवल एक विषय से संबंधित नहीं बल्कि कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं, सड़कें बनाने का काम किसका होता है, तो सरकार का होता है। और अस्पताल बनाने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। स्कूल बनाने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। बिजली की आपूर्ति करना भी किसका काम होता है, सरकार का काम होता है। महंगाई को बढ़ाना घटाना, ये भी सारे काम सरकार का होता है। कुल मिलाकर देश के जितने भी काम होते हैं, लगभग लगभग सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सरकार की होती है। तो सरकार क्या है, कुछ लोगों का एक समूह कह सकते हैं या ऐसा समूह होती है या समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, उसी को कहा जाता है सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने देश के संदर्भ में। जैसा कि बात करते हैं, हमारा देश है भारत की बात करते हैं और हमारे देश में सरकार के किस स्तर को अपनाया गया है। तो भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में सरकार के किस लेवल को अपनाया गया है, तो आप सभी लोग याद रखेगा। भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार की बात की जाती है। त्रिस्तरीय, एक मिनट, भारत की बात करते हैं
तो भारत में अगर आप देखते हैं तो त्रिस्तरीय सरकार की बात की जाती है, यानी त्रिस्तरीय सरकार को अपनाया या प्रणाली को अपनाया गया है। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के लिए हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार है। तो पूरे देश के लिए काम करने वाली जो सरकार है उसे क्या कहा गया है, केंद्र सरकार कहा गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो देश है वो राज्यों में विभक्त है, और राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों की देखभाल करने के लिए राज्य सरकारें मौजूद हैं। तो राज्य सरकारें मौजूद हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ग्रामीण स्तर की बात की जाती है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो शहरी स्तर की भी बात की जाती है। तो स्थानीय स्तर पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बात की जाती है, स्थानीय स्तर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हो गई राष्ट्रीय स्तर की, हो गई किसकी बात हो गई, तो राष्ट्रीय स्तर की हो गई। अब राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखते हैं तो केंद्र सरकार मौजूद है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के बाद आ जाती है बात राज्य स्तर की, बात आ जाती है। तो राज्य स्तर की बात करते हैं तो राज्य स्तर पर यदि आप देखते हैं तो राज्य सरकार मौजूद है। और स्थानीय स्तर पर अगर आप देखते हैं तो एक तो अगर आप देखते हैं तो गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्थित है, या सॉरी, गांव में अगर आप देखते हैं तो ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत है। शहरों में अगर आप देखते हैं तो आप सभी लोगों को नगर पंचायत की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, तो नगर पंचायत की बात की जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नगर परिषद की बात की जाती है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, नगर पालिका या नगर निगम की बात करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी प्रश्न ए बन जाए कि हमारे देश में सरकार के किस स्तर को अपनाया गया है, तो आप सभी लोग बताएंगे हमारे देश में सरकार के 3 स्तर को अपनाया गया है। एक तो पहली बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्र सरकार मौजूद है, अर्थात केंद्र सरकार मौजूद है जो पूरे देश के लिए काम करती है। पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश का मतलब हो जाता है भारत देश, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश सारे मौजूद होते हैं। और जिसका प्रधान कौन होता है, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। तो जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसके साथ जो पूरी मंत्री परिषद होती है वो सब मिलकर क्या करती है, सरकार बनाती है। तो इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश की शासन व्यवस्था को और पूरे देश में जो भी एक तरह से कमी है उन सारी चीजों को पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो केंद्र सरकार की है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्य स्तर का प्रधान कौन माना जाता है, तो राज्य स्तर का प्रधान अगर आप देखते हैं तो सीएम माना जाता है, अर्थात मुख्यमंत्री माना जाता है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो उनके साथ मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल मौजूद होती है जो कि सरकार का काम करती है, सरकार बनाती है। तो सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री और उनके साथ जो मंत्री परिषद है ये सब मिलकर क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपने अपने राज्य में क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाते हैं। और साथ ही साथ जैसे सड़कों की व्यवस्था और एक तरह से स्कूल, अस्पताल और तमाम जो सार्वजनिक चीजें होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को पूरी कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है। जैसे अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौन सीएम है, श्री आदित्य योगी नाथ की बात करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, अपने राज्य की शासन व्यवस्था को, अपने राज्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी चीजें पूरी एक कर रहे हैं, पूरी करने की इनके पास जिम्मेदारी है। उसी तरह से हर राज्य में अगर आप देखते हैं तो सरकारें आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ग्राम पंचायत की बात करते हैं जो कि ग्रामीण स्तर या स्थानीय स्वशासन इसे कहा जाता है। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन में अगर आप देखते हैं तो इसका प्रधान कौन माना जाता है, तो इसका प्रधान माना जाता है या प्रधान ही माना जाता है। यानी कि इसका मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है। प्रधान को कहीं पर सरपंच कहा जाता है, तो कहीं पर एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कहीं पर क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। तो कहीं पर सरपंच, तो कहीं पर क्या होता है
कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो प्रधान कहा जाता है। उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद की बात करते हैं, नगर पंचायत की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पार्षद होते हैं, और पार्षद से भी ऊपर कौन होता है, मेयर या महापौर होता है इसका मुखिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे मेयर या महापौर की बात की जाती है। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो एक तरह से सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि अगर आप देखते हैं तो पूरे देश के लिए केंद्र सरकार बनाई गई है और राज्यों के लिए राज्य सरकार बनाई गई है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो गांव के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, और शहरों के लिए अगर आप देखते हैं तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत की बात करते हैं तो इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले लेवल पर चलते हैं। अब जैसा कि बात करते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो सरकार के 3 अंग हैं। वैसे तो हर देश में ही सरकार के 3 अंग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन खास तौर पर हमारी बातचीत हो रही है अपने देश के संदर्भ में, तो हमें अपने देश के बारे में ही सारी बातें समझना है। तो सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं। एक तो सबसे पहली बात करते हैं विधायिका की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं तो कार्यपालिका की बात की जाती है, और तीसरी बात करते हैं तो न्यायपालिका की बात की जाती है। अच्छा, विधायिका की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है लेजिस्लेचर कहा जाता है, और इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जुडिशरी कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात करते हैं लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं जुडिशियल की बात करते हैं। तो चलिए आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले विधायिका के बारे में। देखिए, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो 2 विधायिका मौजूद है। वैसे तो विधायिका एक ही होती है, लेकिन क्या है कि हमारे देश में सरकार के हिसाब से 2 विधायिका मौजूद है। एक तो पहली बात करते हैं तो केंद्रीय विधायिका है। तो केंद्रीय विधायिका है, पहली बात की जाती है। ठीक है, तो पहली बात की जाती है केंद्रीय विधायिका की, और दूसरी बात की जाती है राज्य की विधायिका की बात की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक तो हो जाता है केंद्र की विधायिका और दूसरी विधायिका हो जाती है राज्य की विधायिका। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका के लिए अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे देश में क्या है कि 2 तरह की सरकारें मौजूद हैं। एक तो अगर आप देखते हैं तो केंद्र की कार्यपालिका मौजूद है, एक तो केंद्र की कार्यपालिका मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्य की कार्यपालिका मौजूद है। किसकी कार्यपालिका मौजूद है, तो राज्य की कार्यपालिका की बात की जाती है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की बात की जाती है। तो इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वैसे तो न्यायपालिका हमारे देश में क्या है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो पूरे देश के लिए काम करने वाली जो संस्था है वो है सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, और राज्यों में काम करने वाली जो संस्था है वो अगर आप देखते हैं तो हाई कोर्ट है। उसके बाद राज्य के बाद जिले जो मौजूद हैं उसी के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, अर्थात अगर आप देखते हैं तो सेशन कोर्ट आ जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हमारे देश में विधायिका भी 2 प्रकार की है। वैसे देखा जाए तो एक तो केंद्र की विधायिका होती है, दूसरी राज्य की विधायिका होती है, और उसी तरह से कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका की बात करते हैं तो एक तो केंद्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी राज्य की कार्यपालिका होती है। चलिए इसको समझिएगा आप सभी लोग, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, आराम से, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। केंद्र की विधायिका की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे संसद कहा जाता है। और राज्य की विधायिका की बात करते हैं तो इसे विधान मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधान मंडल कहा जाता है। अच्छा, ये जो केंद्र की विधायिका है जिसे संसद कहा जाता है, इसका काम होता है कि पूरे देश के लिए काम करना। आप सभी लोग देखते हैं कि जब भी संसद में कोई कानून बनता है
तो उस कानून को सीधे तौर पर पूरे देश में लागू किया जाता है, ना कि किसी विशेष राज्य या विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, जो राज्य की विधायिका की बात करते हैं, तो जिसे विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, तो ये राज्यों के लिए काम करती है। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल में यदि आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पल में देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ मौजूद है, तो लखनऊ में है। और लखनऊ में अगर आप देखते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल बैठे हुए हैं, और वहां पर क्या है कि एक तरह से विधानमंडल है। और जब लखनऊ में यानी कि एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो उस कानून को केवल इसी राज्य में लागू किया जाता है। जैसे कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं, जिस राज्य की सरकार, ठीक है, या जिस राज्य की विधानमंडल कोई कानून बनाएगी, उस कानून को सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो उसी राज्य में लागू किया जाएगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों ने देखा कि एक तरह से क्या है कि पीसीएस की परीक्षा में थोड़ा से बदलाव किया गया, तो वो पूरे देश की परीक्षा में बदलाव नहीं हुआ, बल्कि अगर आप देख रहे हैं तो केवल और केवल राज्य के पीसीएस में ही बदलाव हुआ। और इसी तरह से कह सकते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है या उनकी विधानमंडल के थ्रू कोई भी कानून बनाया जाता है, तो वो कानून सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगा और किसी दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया केंद्र की विधायिका के बारे में और राज्य की विधायिका के बारे में। अब हम बात करते हैं केंद्र की कार्यपालिका की बात करते हैं। तो केंद्र की कार्यपालिका की बात करते हैं तो यहां पर केंद्र सरकार की बात की जाती है। देखिए, कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, केंद्र की कार्यपालिका हो जाती है, यानी कि केंद्र सरकार हो जाती है। और केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं और उनके साथ पूरी मंत्रिपरिषद आती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्य की कार्यपालिका में राज्य सरकार आती है, और राज्य सरकार में अगर आप देखते हैं तो हर राज्य में सीएम है, और उनके साथ अगर आप देखते हैं तो मंत्रिपरिषद आती है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार जो होती है अपने अपने राज्य में काम करती है। क्लियर? तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया सरकार के 3 अंग के बारे में। चलिए इसको और बेहतर तरीके से और सरलतम रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं विधायिका का काम क्या होता है, तो विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, चाहे वो केंद्र की विधायिका हो और चाहे वो राज्य की विधायिका हो, वो दोनों का काम एक ही होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेगा, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। अगर किसी भी तरह के कानून की आवश्यकता है, चाहे वो राज्य या देश की बात करते हैं, तो वो कानून कहां से बनेगा, तो कानून बनेगा कहां से, वो बनेगा विधायिका से बनेगा। तो कानून का निर्माण करने की बात करते हैं, तो कानून के निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो विधायिका की होती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कोई भी कानून बन जाता है तो उसे देश या राज्य में लागू करने की बात करते हैं। देखिए, अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून हो तो पूरे देश में लागू किया जाएगा, और पूरे देश के लिए कौन सी है, केंद्र सरकार, कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार है, तो वो क्या करेगी, पूरे देश में एक तरह से कानून को लागू करेगी। ठीक है, और अगर आप देखते हैं तो कोई राज्य की विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है, तो फिर यहां पर क्या होगी, राज्य सरकार क्या करेगी, अपने राज्य में एक तरह से कानून को लागू करेगी। देखिए, लागू करेगी। अब सरकारें कैसे कानून को लागू करती हैं, जैसे क्या होता है कि संसद या विधायिका में, कुल मिलाकर विधायिका समझो आप बार बार, ठीक है, बार बार उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा या बार बार वो चीजें डिफरेंस नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों संदर्भ में एक ही बातें होंगी कहीं ना कहीं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, सरकारें जब भी कोई कानून बनाती हैं विधायिका के थ्रू, तो उसे क्या करती हैं कि अपने राज्य या देश में लागू करती हैं। और लागू करने के कई तरीके हैं, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, दूसरा पेपर में रिलीज कर देना, तीसरा एक तरह से अगर आप देखते हैं तो नोटिस जारी कर देना कि भैया अब ऐसा कानून बन गया है। जैसे कि बात करते हैं, मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की बात करते हैं या संसद में एक कानून बनाया गया कि अब अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी।
उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी, तो ऐसे में केंद्र सरकार एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या तो एक तरह से नोटिस जारी करेगी या पेपर में आउट करवा देगी, ताकि सभी व्यक्तियों को पता चल जाए कि अब अगर कोई चोरी करता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। क्लियर? तो ये हो गया कानून को लागू करना। अब अगर कोई कानून को तोड़ता है तो सजा देने का काम किसका होता है? तो न्यायपालिका का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सजा देने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। देखिए, अब जैसे क्या होता है कि जब भी कोई मामला आता है छोटा मोटा, उसे सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या होता है, वहां पर फैसला दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, देन वो जाता हाई कोर्ट जाता है, और अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो फाइनल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होता है, उसको मानना ही पड़ता है व्यक्ति को। ठीक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम होता है एक तरह से कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम होता है कि अगर किसी ने कानून को तोड़ा तो उस कानून के तहत सजा देना, और कानून की व्याख्या करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो न्यायपालिका की ही होती है। और किसी कानून की समीक्षा करना अर्थात जांच करना, तो न्यायपालिका का ही काम होता है कानून की समीक्षा करना अर्थात जांच करना कि कानून सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं, अब हम विधायिका के बारे में जानेंगे, और विधायिका के बारे में हम समझेंगे, किसके बारे में हम समझेंगे? हम समझेंगे एक तरह से, सबसे पहले हम जानेंगे भारत की संसद के बारे में, फिर उसके बाद दूसरे। देखिए, अब हम केंद्र सरकार की सारी बातें समझेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं, एक मिनट, मैंने आप लोगों को बताया था, तो एक तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ग्राम पंचायत, और उसके बाद है शहरी स्वशासन की बात करते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे सरकार के स्तर में, केंद्र सरकार के संदर्भ में अर्थात राष्ट्रीय स्तर के सरकार के बारे में हम सारी बातें जानेंगे, और उसके बाद हम राज्य सरकार के बारे में जब जानेंगे तो फिर मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि हाँ, अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात करते हैं विधायिका के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? विधायिका के बारे में। ठीक है? और विधायिका की बात करते हैं तो हमारी विधायिका को क्या कहा गया है? संसद कहा गया है। तो केंद्र की विधायिका को कहा गया है संसद कहा गया है। एक मिनट, तो केंद्र की विधायिका की बात करते हैं, तो केंद्र की विधायिका को क्या कहा गया है? तो संसद कहा गया है। अब संसद की बात करते हैं, तो संसद का निर्माण कैसे होता है भैया? आइए ये समझ लेते हैं। संसद की बात करते हैं तो संसद जो है, लोकसभा की बात की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। तो संसद कैसे बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या होगी? संसद का निर्माण होगा। ठीक है? या संसद बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी एक चीजें कम होती हैं, अगर लोकसभा हट जाए या राज्यसभा हट जाए या राष्ट्रपति हट जाए, अगर इनमें से कोई भी कम होता है तो समझ लीजिए संसद कंप्लीट नहीं मानी गई है, बल्कि संसद इनकम्प्लीट मानी जाएगी। क्लियर? चलिए, अब हम आइए समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में? लोकसभा के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, लोकसभा की बात करते हैं तो इसे एक तरह से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लोकसभा को कहा गया है निम्न सदन कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो एक तरह से एक ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, प्रथम सदन की बात करते हैं तो लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात की जाती है
कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। देखिए 25 साल से कम एक दिन भी नहीं चलेगा, और इससे आगे कितना दिन भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया की बात करते हैं तो व्यक्ति पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, इस बात को भी आप सभी लोग याद रखिएगा। बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब इस बात को गौर करिएगा कि ये जो लोकसभा है ना, इसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है, जिसे बोला जाता है भंग करना, अर्थात डिजोल्व करना इसे कहा जाता है। अच्छा, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को समय से पहले भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसके कहने पर, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि लोकसभा को एक तरह से भंग कर सकता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि लोकसभा को किसके कहने पर भंग किया जा सकता है, तो आप सभी लोग बताएंगे प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी की वजह से लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं आप सभी लोग, तो लोकसभा के बारे में आइए अब हम और चीजें जान लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहां पर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। अच्छा, अध्यक्ष किसे कहा जाता है, जो अगर आप देखते हैं तो लोकसभा होती है जैसे एक क्लास भरी हुई है, और इस क्लास के मेन फ्रंट पर मैं बैठा हूं जो पूरी अध्यक्षता कर रहा हूं, यानी कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो आप मुझे टीचर के बजाय पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं। उसी तरह से लोकसभा होती है, और लोकसभा में सारे मेंबर बैठे होते हैं, एक व्यक्ति सबसे अलग कुर्सी पर बैठा होता है जो कि लोकसभा को अच्छे से चलाता है। ठीक है, रन करने का काम उसका होता है, और सभी की बातों को सुनने का काम होता है, और बहुत सारे काम उसके पास होते हैं। उसी को बोला जाता है पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, तो पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। और उसी पीठासीन अधिकारी को क्या बोला जाता है, अध्यक्ष बोला जाता है। अब लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर। कहीं कहीं पर आप सभी लोग याद रखेगा, जीबी मालवंकर भी लिखकर आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप सभी लोग याद रखेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ओम बिरला की बात करते हैं, ये लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहीं पर बात की जाती है कि लोकसभा में, सॉरी एक मिनट, लोकसभा में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं। देखो कितने सदस्य हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। 543 मेंबर इस समय अवेलेबल है लोकसभा में। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो लोकसभा के बारे में मैंने आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी दे दिया है। अच्छा, लोकसभा में ही क्या होता है कि मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लोकसभा को क्या कहा जाता है, सॉरी, लोकसभा में किसको प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक की बात करते हैं, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि लोकसभा में धन विधेयक को भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक बार देख लेते हैं अपने पीडीएफ के अनुसार कि हमारे लोकसभा के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। ऐसे में अगर आप देखते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा गया है। ठीक है, यानी कि निम्न सदन कहा गया है।
और जनता के द्वारा क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। देखिए, जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन आप सुनते हैं तो समझ लीजिए एक तरह से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। वैसे हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों का ही चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है बाय द प्रेसिडेंट की बात करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए, हमारे देश में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तब अगर आप देखते हैं तो तब क्या होता है कि अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं, अपने मेंबर को पूरे देश में कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारती हैं। जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आती है वही पार्टी सरकार बनाती है। फिर पार्टी डिसाइड करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। एक सूची तैयार होती है कि इसमें प्रधानमंत्री होंगे और अन्य मंत्री होंगे, और वो सूची राष्ट्रपति महोदय को दे दी जाती है, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उसी के हिसाब से क्या करते हैं, नियुक्ति और शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, और अभी अगर देखा जाए तो कितने मेंबर हैं, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया ही है, 543 की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले दो एक तरह से एंग्लो इंडियन से दो सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कब हटाया गया, जब 104वां संविधान संशोधन लाया गया सन 2019 में। तो जो एंग्लो इंडियन थे, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्य थे, राष्ट्रपति उन्हें अब मनोनीत नहीं करेंगे, मतलब उनके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मैंने बता ही दिया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और प्रथम बैठक से नियत तिथि से 5 वर्ष तक क्या होता है कि एक कार्यकाल चलता है। तो प्रथम बैठक से याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है कि कब से कार्यकाल माना जाता है, तो जब पहली बार मीटिंग होती है तब से बात की जाती है, और उसके बाद लास्ट मीटिंग जब 5 साल की जो होती है उसी समय कार्यकाल खत्म हो जाता है। लोकसभा को एक तरह से राष्ट्रपति भंग कर सकता है, किसके कहने पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कह सकता है। अच्छा, आप सभी लोगों को मैं इस बात को भी इस बात को भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि जो हमारे देश में नेता चुने जाते हैं, अर्थात जो सांसद चुने जाते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनकी जवाबदेही सीधे जनता से है। तो जनता से उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि उनकी जवाबदेही होती है लोकसभा में। तो जो सरकार होती है ना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी देखा जाए तो सीधे जनता के प्रति ना होकर लोकसभा के प्रति है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो मंत्री परिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मंत्री परिषद जनता के प्रति जिम्मेदार है या एक तरह से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, या होती है, आप सभी लोग बताएंगे लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो लोकसभा में ही क्या किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे बोला जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है, या केवल लोकसभा में लाया जाता है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जैसे अभी मोदी जी हैं, मोदी जी के पास क्या है, मेजोरिटी है। मेजोरिटी का मतलब हो जाता है बहुमत। जितने सदस्यों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए, उतने सदस्य उनके पास मौजूद हैं। अगर उसमें से जैसे नीतीश कुमार जो हैं, जो पार्टी का समर्थन देकर बैठकर सरकार बनाए हुई है, अगर वे हट जाते हैं तो सरकार के पास मेजोरिटी या उतने सदस्य नहीं रह पाएंगे, तो सरकार एक तरह से सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा लोकसभा में, और सरकार से कहा जाएगा आप इसे प्रूव करके दीजिए कि आपके पास उतने मेंबर हैं जितने मेंबर की आवश्यकता होती है, यानी सरकार चलाने के लिए। अगर सरकार प्रूव कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने मेंबर लाकर खड़ा कर देती है कि भैया इतने मेंबर हमारे पास हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ जाता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं कि सरकार चलाने के लिए 277 सदस्यों की जरूरत है और मोदी जी के पास 277 मौजूद हैं। अगर सपोज दैट इसमें 250 ही बचते हैं तो फिर सरकार के पास बहुमत कम हो गया है, और फिर विपक्ष लेकर आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर सरकार को एक तरह से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो आप सभी लोग
इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार एक तरह से अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाती है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों में ये व्यवस्था लागू होती है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल को जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल आता है, अर्थात नेशनल इमरजेंसी आती है। अब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आप सभी लोग याद रखेगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लाते हैं। और नेशनल इमरजेंसी कब लागू होती है? जब क्या होता है कि हमारे देश पर किसी दूसरे देश ने युद्ध कर दिया हो, छेड़ दिया हो या अटैक कर दिया हो, या हमारे देश की सैनिकों ने विद्रोह कर दिया हो। जैसे कि मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया या एक तरह से हमारे देश की सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि 352 का यूज करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, जिसे नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला जो प्रस्ताव आएगा वो केवल लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है, और पास भी यहीं से किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि लोकसभा में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को लाया जाता है, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। जैसा कि बात करते हैं, अभी तक अगर आप देखते हैं तो 2019 में जो लोकसभा चल रही थी वो 17वीं चल रही थी, और अब अगर आप देखते हैं तो हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को वोट देना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में वोट देना चाहता है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो 21 वर्ष थे। पहले हमारे देश में वोट देने के अधिकार को माना गया था 21 वर्ष, लेकिन संविधान में एक संशोधन करना पड़ा, और वो संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, तो 1988 में क्या होता है कि एक तरह से हमारे देश में जो वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष, इसको हटाकर या कम करके क्या कर दिया जाता है, 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो अब हमारे देश में वयस्क अर्थात अडल्ट किसे माना गया है? जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो और जो वोट देने का अधिकार रखता हो उसे अडल्ट माना गया है, अर्थात एक तरह से वयस्क माना गया है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब जैसे कि बात करते हैं, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में बड़ा साधारण प्रश्न बन जाता है कि पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, फर्स्ट टाइम लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि पहली बार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, अर्थात 1952 में हुआ था। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष वह सदस्य होता है जो सदन के सदस्यों से चुना जाता है और सदन की अध्यक्षता करता है, उसे लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति होगा जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा होगा अकेले, उसी को क्या कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष को चुना कैसे जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और उसके चुनाव की डेट फिक्स करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख फिक्स करता है और लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति के लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा, इसका ये अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया कोई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता है, तब तक क्या रहेगा कि ये लोकसभा का अध्यक्ष बना रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि बात करते हैं कि पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर की बात करते हैं। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और पहली बार जो महिला के तौर पर लोकसभा के अध्यक्षा बनी हुई हैं या अध्यक्ष बनी है मीरा कुमार, ये भी हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पहली बार लोकसभा के
अध्यक्ष बनने वाली महिला की बात करते हैं तो आप सभी लोग याद रखेगा कि पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली जो महिला रही हैं उनकी बात करते हैं तो वो रही हैं मीरा कुमार की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ये है आर्टिकल 75 की बात करते हैं। और लोकसभा 16वीं लोकसभा के बाद सुश्री सुमित्रा महाजन भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। और 17वीं की बात करते हैं तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बाद ओम बिरला बने हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं कि जैसे कि बात करते हैं, जैसे अब समझिएगा कोरम अर्थात गण पूर्ति किसे कहा जाता है, मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी एक क्लास भरी हुई है, इस क्लास की बात करते हैं तो यह क्लास तभी आगे बढ़ेगी जब मान लो 50 बच्चों में से कम 2 4 10 बच्चे तो होना ही चाहिए, ठीक है, यानी कि 1/10 बच्चे होंगे तभी हम इस क्लास को रन करेंगे, पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। उसी तरह से लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कार्यवाही तभी आगे बढ़ेगी जब क्या होगा कि कोरम होगा अर्थात गणपूर्ति होगी। और गणपूर्ति का मतलब हो जाता है कि टोटल सदस्यों में से कम 1/10 सदस्य होना ही चाहिए। मान लो 543 का 1/10 आप लोग निकालिएगा और जितने भी सदस्य बनेंगे उतने सदस्यों का होना जरूरी है। तो कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए, तभी क्या हो पाएगा। एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो 10 बचे 50 हो जाएगा, लगभग एक तरह से 10 चौक 40 हो जाएगा वैसे, लेकिन 55 सदस्य माने जाते हैं। अगर लोकसभा में लगभग 55 सदस्य होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो अर्थात 352 का यूज किया गया हो, तब ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अगला मतलब एक तरह से अध्यक्ष नहीं आ जाता है उनके स्थान पर। अब लोकसभा में कहां पर कितनी सीटें हैं सबसे ज्यादा, ये हम देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप देखते हैं तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पर अगर आप देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। लेकिन जैसे सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटें हैं कितनी, तो वो है 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 42 सीटें हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो 39 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 29 सीटें हैं। और बिहार की बात करते हैं तो 40 सीटें हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 7। और दादर नगर हवेली दमन दीव की बात करते हैं 2। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य सीटें कितनी हैं, तो 5 सीटें मौजूद हैं। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। अब जो हमारा नया संसद भवन बना हुआ है उसके लोकसभा में अगर आप देखते हैं तो कुल बैठने की जो व्यवस्था की गई है वो 888 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो नई लोकसभा बनी है उसमें 888 सदस्य बैठ सकते हैं, इतनी हमारे पास एक हमने कैपेसिटी बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि बात करते हैं जैसा कि बात करते हैं कि मैंने आप सभी लोगों को लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। अब बताइए किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछे। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। कुछ क्वेश्चन जैसे कि बात करते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कौन कौन से राज्य में हैं, अगर आपको पता रहेगा तो आप बता पाएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। पीडीएफ जब मिलेगी तो आप लोग क्या करिएगा, इसके एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जब पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी तो इसके जो एमसीक्यूज होंगे उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोकसभा के बारे में तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है।
अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी लोकसभा के बारे में। क्लियर हो गया, सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरह से राज्यसभा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग नहीं रुक पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ये वीडियो मिल जाएगी, वीडियो से वे लोग पूरी देख सकेंगे। ठीक है, इसलिए ये रिकॉर्डेड है या रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आप लोगों को कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अब हमारी बातचीत शुरू होगी राज्यसभा के बारे में। ठीक है, संसद का जो दूसरा पार्ट है वो है राज्यसभा है, पहला पार्ट है लोकसभा, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया। चलिए अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। जब लोकसभा को निम्न सदन कहा गया था तो राज्यसभा को क्या कहा जाएगा? उच्च सदन कहा जाएगा, यानी कि अपर हाउस कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, लोकसभा को कहा गया था प्रथम सदन कहा गया था, तो इसे द्वितीय सदन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? द्वितीय सदन कह सकते हैं। अब बात एक कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, व्यक्ति क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप देखते हैं तो व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए कितनी भैया? तो 30 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है कि पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल व दिवालिया की बात करते हैं। अच्छा, पागल के बारे में तो आप लोगों को समझ में आता होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं पागल किसे कहा जाता है। ऐसा प्राणी जो किसी का कहना ना माने वो समझो पागल ही है, और जो दूसरों को भी पागल समझे वो भी कह दो हम पागल है ना। हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूं ना, ये सुने हो कि नहीं? तो इसका मतलब हम सब पागल हैं, क्योंकि हम सब भी यही बोल देते हैं हम भी पागल नहीं है ना। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो पागल के बारे में तो जल्दी समझ में आ गया। दिवालिया किसे कहा जाता है? ऐसा प्राणी जिसने बैंक से तो पैसा लिया हो, लेकिन जब बैंक पैसा मांगने लगी हो तो व्यक्ति बैंक को पैसा देने से मना कर दे कि भैया हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, तो बैंक क्या करती है? उसे बैंकरप्ट घोषित कर देती है कि ऐसा प्राणी जिसने बैंक से तो पैसा लिया और करप्शन किया बैंक में ही, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अब सोचो, अगर ये लोग लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पहुंचेंगे तो पूरे देश को बेच लेंगे और तुम सब कहीं के नहीं रहोगे। पता लगा फिर से अंग्रेजों के निगरानी में एक तरह से आप लोग आप लोगों पर कोड़े ओड़े बरसाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें हो सकती है ना अगर ऐसे लोगों को भेजा गया। चलिए, जैसा कि बात करती है, हमारी बातचीत हुई लोकसभा राज्यसभा के बारे में यहां तक। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जिसमें से 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो हर 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? एक तरह से रिटायर्ड हो जाते हैं, अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब इस सदन की बात करते हैं तो इस सदन को क्या राष्ट्रपति भंग कर सकता है? क्या नहीं, इस सदन को राष्ट्रपति कभी नहीं भंग कर सकता है। तो यह सदन कैसी है? तो यह सदन जो है सतत चलने वाली सदन है, मतलब लगातार चलने वाली सदन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के पास इतनी पावर नहीं है कि इसे भंग कर सके। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति केवल लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ना कि एक तरह से राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा कॉन्टिन्यूअस चलने वाली एक तरह से अगर आप देखते हैं तो सदन है भैया। चलिए अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा में अतिरिक्त जानकारी के बारे में। जैसे कि राज्यसभा में अगर आप देखते हैं तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है बिना किसी इलेक्शन के। तो बिना किसी इलेक्शन के अगर आप देखेंगे तो 12 सदस्य में से अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं।
अगर आपने साहित्य में बहुत अच्छा काम किया है और सरकार आपको सराहना कर रही है, साहित्य के साथ साथ विज्ञान में भी आपने बेहतर काम किया है और जिसकी वजह से देश को अच्छा खासा फायदा हुआ है, उसके बाद साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में भी, कला बनाने वाला नहीं बल्कि जो आर्टिस्ट वो वाले होते हैं, जैसे फिल्म वाले जो होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है, और जो मतलब आर्ट, जो लोगों को हंसाने उसाने या कुल मिलाकर इंटरटेनमेंट वाले जो कला वाले होते हैं, ठीक है। तो साहित्य, विज्ञान, कला में आपने बेहतर किया हो, आपने समाज सेवा वाला काम बेहतर किया हो जिससे देश के लोगों को गर्व महसूस हुआ हो या देश के लोगों को फायदा हुआ हो। आपकी बात करते हैं, आपने खेल में बेहतर किया हो, जैसे क्रिकेट के जन्मदाता सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। ऐसे अगर आपने सराहनीय काम किया है तो आपको राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्या करेंगे, सीधे राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, अर्थात नॉमिनेट करेंगे बिना किसी इलेक्शन के। आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है और जनता के सामने जाकर ये भी करने की जरूरत नहीं है कि एक बार आप हमें वोट दीजिए और फिर हम आपकी सेवा करेंगे। फिर हम आपकी सेवा नहीं करेंगे बल्कि फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे। हाँ, चलिए, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी तरह से राज्यसभा में भी अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सभापति कहा जाता है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो राज्य का जो सभापति होता है ना, अगर आप देखेंगे तो राज्य का सभापति होता है, वो जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही जो उपराष्ट्रपति भारत का होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। अब भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं की बात करते हैं तो ये भारत के पहले राज्यसभा के सभापति भी थे। तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर देखा जाए तो यही थे, राधाकृष्णन की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो राज्यसभा के बारे में, सदस्यों के बारे में भी हमें जानना होगा कि आखिर राज्यसभा में टोटल मिलाकर सदस्य कितने होते हैं महोदय। तो राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 245 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में सदस्य हैं। लेकिन इसमें से 12 सदस्य को निकाल दीजिए क्योंकि वे हैं मनोनीत सदस्य हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 3 233 हो जाएंगे। तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं तो निर्वाचित सदस्य 233 हैं और मनोनीत सदस्य की बात करते हैं महोदय तो 12 सदस्य हैं। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को राज्यसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया है, लेकिन फिर भी आइए अपने पीडीएफ के अनुसार चलते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ जो चीजें छूट गई होंगी उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया है कि भारत की संसद का ऊपरी सदन अगर किसे कहा गया है किसे, तो वो है राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में चर्चा की गई है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में चर्चा की गई है। याद रखिएगा, लोकसभा 81, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा 80 है आर्टिकल के थ्रू। राज्यों की परिषद इसे कहा गया है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि मैंने बताया ही है। और इसके कार्यकाल सदस्यों का होता है 6 वर्ष और हर 2 साल में राज्यसभा के करीब 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। ये भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 हैं।
अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा इनका, राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ऐसे समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा के, अब 31 मेंबर जो होंगे राज्यसभा में जाएंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जिन्हें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें एमएलए कहा जाता है, जैसे जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं उनमें जितने भी मेंबर होते हैं वो एमएलए होते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को वोट देकर राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, एक आम नागरिक भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, बस क्या होना चाहिए, आपके सपोर्ट में विधायक होना चाहिए, विधायक आपको वोट दे, जनता वोट नहीं देती है। अच्छा, इसी पद्धति को जो एक तरह से विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इसे अनुपातिक प्रतिनिधि कह सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव होता है, अर्थात कह सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जिसे सीधे जनता चूज करती है, यानी कि वोट देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुनती है। देखिए, जिस तरह से लोकसभा के सदस्य के, लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति तो अलग से चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन उसी में उपराष्ट्रपति के साथ साथ जिसे सभापति कहा जाता है, फिर बाद में एक उपसभापति होता है। तो उपसभापति भी एक चुना जाता है, वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष की भांति। जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है, वैसे ही राज्यसभा में एक उपसभापति को चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों से ही। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब कभी क्या होता है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, अगर वो नहीं होता है तो जो उपसभापति होता है वो सभापति बनकर काम करता है। ठीक है, उनके स्थान पर वो बैठ जाता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये बातें अगर आप याद रखना चाहें तो रखिएगा, नहीं तो ज्यादा कोई इशू नहीं है। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, अरुणाचल में देखा जाए तो 1 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 31 सीटें हैं। तो अलग अलग राज्यों में भैया अलग अलग सीटें हैं। आप लोगों का मन करता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम संसद के बारे में जान लेते हैं। कुछ संसद की शक्तियां हैं, जैसा कि हमने लोकसभा और राज्यसभा को कंप्लीट अच्छे से समझ लिया, हमें समझना होगा राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन राष्ट्रपति से पहले आइए हम समझ लेते हैं कि एक तरह से किसके बारे में समझ लेते हैं, तो हम संसद के कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। अब देखो, लोकसभा मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया। अच्छा, इसको जिसको भी समझना होगा, इसकी वीडियो मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग इसको देख डालिएगा जो लोग शुरू से नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोगों को लोकसभा के बारे में बता दिया और राज्यसभा के बारे में बता दिया। अब हमें जानना होगा राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन राष्ट्रपति से पहले हमें समझना होगा कुछ संसद की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको आइए जान लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी ज्वाइंट मीटिंग। अब ऐसे समझिए, जैसे अब ऐसे समझिएगा आप सभी लोग, हमारे पास मान लेते हैं 2 क्लास, एक क्लासरूम यहाँ है, दूसरी क्लासरूम वहां है, इसे लोकसभा समझ लीजिए, उसे राज्यसभा समझ लीजिए। अब कोई भी कानून बनेगा तो या तो लोकसभा से बनेगा या तो राज्यसभा से बनेगा, कुल मिलाकर दोनों से बनेगा कहीं ना कहीं। मान लेते हैं क्लास नंबर 1 जिसे लोकसभा माना गया है और क्लास नंबर 2 जिसे राज्यसभा माना गया है, इसके बीच में कोई बिल को लेकर, कानून को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है कि भैया कोई कह रहा है कि कानून इधर से बनना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं बनना चाहिए, या कोई कह रहा ऐसा होना चाहिए, कोई वैसा कह रहा है। कुल मिलाकर दोनों क्लासरूम के बीच में विवाद हो गया या दोनों सदनों के बीच में किसी भी तरह के बिल को लेकर विवाद हो गया, तब मेरी जिम्मेदारी क्या बनेगी? मैं समझ लो एक तरह से राष्ट्रपति की भांति अभी हूं, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, दोनों क्लास को मर्ज करूंगा और दोनों की समस्याएं सुनने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदली होती है।
अब जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच में जब कोई बिल को लेकर गतिरोध होता है तो दोनों की मीटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं उनकी समस्याओं को ना सुनकर लोकसभा के अध्यक्ष को कहता है उनकी समस्याओं को सुनो और उन्हें एक तरह से सॉल्व करने का प्रयास करो या प्रयास करवाओ, ठीक है, या सॉल्व करो कहीं ना कहीं एक तरह से। तो याद रखिएगा, जब क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी तरह से बिल को लेकर, कानून को लेकर विवाद होता है तो उनकी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। मीटिंग कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल कि इसकी अवधि 1 वर्ष में एक बार बढ़ाई जा सकती है और लेकिन आपातकाल के समाप्त होने के बाद या 6 महीने से ज्यादा तक नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि कभी अगर क्या होता है कि एक तरह से कभी क्या होता है कि जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया, जैसे मान लो चुनाव होने वाला था अभी, ठीक है, अभी कुछ समय पहले चुनाव होने वाला था। अब इसी के बीच में क्या होता कि हमारे देश में एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता, तो चुनाव ना होता, इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता था 1 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अब हटाने की शक्ति, जैसे संसद के पास क्या है कि कुछ ऐसे पदाधिकारियों को हटाने की शक्ति है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है संसद के द्वारा। तो संसद क्या करती है कि कुछ लोगों पर महाभियोग चलाकर, महाभियोग से तात्पर्य हो जाता है एक तरह से मुकदमा उसे कहा जाता है, मुकदमा चलाकर कुछ लोगों को उनके पद से हटा सकती है। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है अगर वे संसद का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। अगर वे संसद का उल्लंघन करते हैं तब ऐसा किया जा सकता है। या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे भी संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया कहां से चलती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह महाभियोग की प्रक्रिया चलती है संसद से चलती है। संसद से क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया चलती है और जिससे क्या होता है कि एक तरह से यहाँ के अगर प्रोसीजर पूरा होता है तो उनको उनके पद से हटना पड़ता है। तो याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया किस पर चलेगी और किन कारणों से चलेगी? जब वे संविधान का उल्लंघन करेंगे। अच्छा, कई बार हिंदी में लिखकर आ जाता है, अतिक्रमण लिखकर आ जाता है, तब भी आप समझ लीजिएगा अतिक्रमण हो या उल्लंघन हो, बात एक ही की जा रही है कि संविधान का उल्लंघन किया गया है तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कार्यपालिका पर शक्तियां हैं, संसद के बात करते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहली बात की जाती है भैया प्रश्नकाल के बारे में। प्रश्नकाल की बात करते हैं तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक की बात की जाती है, तो यह प्रश्नकाल माना जाता है। तो संसद का जो पहला घंटा होता है प्रश्नों के लिए होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो दूसरी बात की जाती है शून्यकाल के बारे में। याद रखिएगा, प्रश्नकाल के साथ साथ शून्यकाल से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। शून्यकाल की बात करते हैं जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जब सांसद तत्काल या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर उठा सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद एक तरह से शून्यकाल प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा, शून्यकाल का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 12 बजे से 1 बजे तक माना गया है। शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के लिए सांसदों की बैठक के लिए सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार के बारे में। प्रश्नों के प्रकार के बारे में, तो प्रश्नों के 3 प्रकार होते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। एक होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्पकालिक प्रश्न की बात करते हैं। तारांकित प्रश्न को स्टार्ड क्वेश्चन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सांसद के द्वारा, देखिए जो संसद के सदस्य होंगे उन्हें सांसद कहा जाता है, उनके द्वारा क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है
और जो मंत्री होता है उसे जवाब देना पड़ता है। लेकिन जवाब किस में देता है मंत्री? मौखिक रूप से देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब उसके बाद बात की जाती है अतारांकित प्रश्न की बात की जाती है, अर्थात कह सकते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन की बात की जाती है। अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका देखो, प्रश्न तो संसद के सदस्यों द्वारा ही पूछा जाता है, मंत्री को ही जवाब देना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखित जवाब देना पड़ता है। और उसमें क्या था? मौखिक जवाब देना पड़ता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब संसद के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री को जो जवाब देना पड़ता है, ठीक है, वो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इसका भी मौखिक रूप से ही उत्तर देना पड़ता है, लेकिन इसमें कम से कम 10 दिनों को नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, तभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, नोटिस देकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, मैंने आप सभी लोगों को तारांकित और अतारांकित और अल्पकालिक प्रश्न के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आइए हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। मैंने वैसे तो स्टार्टिंग में ही बता दिया है, अविश्वास प्रस्ताव को नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहा जाता है। और जब किसी सरकार के पास बहुमत नहीं होता है, मेजोरिटी नहीं होती है, तब उस सरकार को क्या करना पड़ता है? एक तरह से बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। और ये जो बहुमत लाया जाता है वो लाया जाता है किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। अगर सरकार क्या करती है? बहुमत सिद्ध कर देती है तो सरकार आगे तक चलती रहती है। अगर बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है तो सरकार को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अगर एक तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ लाया जाएगा तो केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अगर राज्य सरकार के लिए लाया जाएगा तो राज्य की विधानसभा में क्या किया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं संसद के लिए, तो कम से कम सरकार के खिलाफ 25 विपक्षी सांसदों का समर्थन होना चाहिए। कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। अगर एक तरह से सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है भैया? इस्तीफा देना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 22 अगस्त 1963 को लाया गया था, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, संसद के सत्र के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में संसद के सत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो पहली बात करते हैं भैया बजट सत्र, दूसरी बात करते हैं मानसून सत्र, और तीसरी बात करते हैं शीतकालीन सत्र की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे जो संसद की बैठक होनी चाहिए, साल में कम से कम 2 बार की बैठक होना जरूरी है, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संसद की बैठक होती है वो साल भर में कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम तो 2 बार तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसद की बैठक में कम से कम साल भर में 2 बार तो होनी चाहिए, और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि मामला हो जाएगा भैया खराब। अब जैसे हमारे देश में संसद के 3 सत्र की अवधि बनाई गई है, हमारे देश में हमारे संविधान में अगर आप देखते हैं संसद के सत्रों की 3 एक तरह से अवधि बनाई गई है। एक चलता है भैया बजट सत्र, जिसे बजट सेशन कहा जाता है, और फरवरी से लेकर मई तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मानसून सत्र चलता है, जो कि जुलाई से सितंबर माना जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो शीतकालीन सत्र चलता है, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इस बात को गौर करिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसा कि बात करते हैं संसद के सत्रों की अवधि, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद वन लाइनर के रूप में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को अवगत करा देता हूं। राज्यसभा की पहली बार बैठक हुई थी 3 अप्रैल 1952 के। राज्यसभा की पहली बैठक
पहली बार गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को, लेकिन पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब ये सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं भैया, ठीक है, ये बात आप जान लीजिएगा। अब हमारी बातचीत होगी राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, नहीं तो फिर हम बात कर लेते हैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे। एक मिनट, स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे देश में सरकार के त्रिटायर को एक तरह से एक्सेप्ट किया गया है या माना गया है, यानी कि सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था केंद्र सरकार की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सरकार है? तो केंद्र सरकार है। राज्य स्तर पर देखते हैं आप सभी लोग तो राज्य सरकार है। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो गांव में देखेंगे तो ग्राम पंचायत, शहरों में देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो शहरी स्वशासन मौजूद है। शहरी स्वशासन में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका मौजूद, सॉरी नगर निगम मौजूद है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। केंद्र का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। राज्य का प्रधान कौन होगा? सीएम। गांव का प्रधान होगा प्रधान या सरपंच, और शहरों का एक तरह से प्रधान होगा मेयर या महापौर की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सरकार के 3 अंग मैंने बताया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। विधायिका में मैंने केंद्र सरकार के बारे में बताया, और विधायिका की राज्य सरकार की एक तो केंद्र की विधायिका के बारे में मैंने बताया जिसे संसद की बात की कहा गया है, और राज्य की विधायिका जिसे विधानमंडल कहा गया है, इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया था। और अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारत की संसद के बारे में, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना, और जिसमें मैंने आप सभी लोगों को लोकसभा की जानकारी दे दिया और राज्यसभा की जानकारी दे दिया। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोग यहाँ तक जानकारी दे दिया। अब हमारा सेशन बचता है राष्ट्रपति पर, तो एक काम कर देता हूं, मैं राष्ट्रपति भी पढ़ा देता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो केंद्र की विधायिका है या जो एक तरह से राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है, इसके सारे काम पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम प्रेसिडेंट को समझ लेते हैं, फिर राज्य स्तर की सरकार को समझने का प्रयास करेंगे। निखिल पानी लेकर आओ भैया। तो कोई 1 मिनट आप सभी लोग वेट करिएगा। चलिए आइए हम प्रेसिडेंट के बारे में भी समझ लेते हैं, ताकि प्रेसिडेंट वाला भी हमारा काम कंप्लीट हो जाए। चलिए आइए देश के प्रतीक, एक सिंबल के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि हमें थोड़ा सा अपने घरों के बारे में समझना पड़ेगा, और वैसे ही अपने देश के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप देखते हैं तो हमारे पास हमारा घर और हमारा देश ही है जो हमारे लिए है, ठीक है। अगर देश नहीं होगा तो घर नहीं होगा, और घर नहीं होगा तो देश नहीं बनेगा। अभी मत सोचिए कि एक घर की वजह से देश नहीं रहेगा, बल्कि कई घरों की वजह से देश नहीं रहेगा। कोई भी देश तभी बनता है जब बहुत सारे घर होते हैं, और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कोई देश तभी एक तरह से अच्छा लगेगा जब उसके अंदर घर मौजूद होंगे, ठीक है। तो चलिए अब जैसे कि बात करते हैं, एक तो घर की बात की जाती है, और वैसे ही अगर आप देखते हैं जिस तरह से घर है वैसा ही देश है। घर भी अपने हिसाब से चलता है भैया, और देश भी अपने हिसाब से चलता है, लेकिन इसको चलाने के लिए कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है, नहीं तो घर भी अव्यवस्थित हो जाएगा और एक तरह से देश भी अव्यवस्थित हो जाएगा। और जहां पर व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई वहां पर समस्याएं पैदा होंगी, और जहां पर समस्याएं पैदा होंगी
वहां पर लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। जैसा कि बात करते हैं, घर में दो प्राणी का होना बहुत जरूरी है। एक तो हमारी माता जी की बात की जाती है, और उसी में अगर आप देखते हैं तो हमारे पिताजी की जरूरत होती है, क्योंकि यही दो प्राणी ऐसे हैं जो हमारे घर को सुव्यवस्थित और एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बेहतर तरीके से संचालित करने का काम करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो देश में बात की जाती है, प्रधानमंत्री की बात की जाती है, और हमारे देश में प्रेसिडेंट की बात की जाती है। आप लोगों को बड़े आसानी तौर से मैं समझा दूंगा, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है, वो है सॉरी हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पिताजी हैं, जिन्हें एक तरह से प्रतीक समझो, बस क्या समझो, ये प्रतीक समझो। ये देखने को लगते हैं कि पूरे घर के मुखिया हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मुखिया कोई और होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे क्या होता है कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेने के लिए कहते हैं, और वे कहते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, कुछ भी होगा तो सारा डिसीजन मेरा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन बातें कुछ अलग होती हैं। यहाँ पर पिताजी तभी कुछ मुंह खोलते हैं जब यहाँ पर माताजी से आदेश पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से घर में पावरफुल कौन है भैया, हमारी माताजी हैं। ठीक है, पिताजी को जो कुछ भी करना होता है यहाँ से सलाह लेकर ही करना पड़ता है, क्योंकि इनकी सलाह के बिना पिताजी की बस की बात नहीं है कि आगे बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ से एक तरह से सलाह मिलता है तभी ये करते हैं। अच्छा, इनका कहना मानने के लिए बाध्य भी हैं, अगर ये बाध्य नहीं होंगे तो यहाँ विद्रोह कर दिया जाएगा और घर में अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। समझ रहे नहीं? फिर मम्मी जी का गुस्सा जब निकलता है तो पिताजी बोलते हैं यस, आप बताएं, आप अपना आदेश जारी करें, आपके सारे आदेश मानने के लिए हम तैयार हैं, आपके हर आदेश हमारे एक तरह से हाँ, आपके आदेश सर्वोपरि हैं हमारे लिए, और आपके सामने हम अपना सिर या मस्तक झुकाते हैं, बस एक बार आप अपना आदेश पारित करिए बस। ठीक है, तो समझ लीजिए जिस तरह से माताजी पावरफुल हैं, वैसे ही हमारे देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है भैया, इसके पास भी वही पावर है जो हमारे माताजी के पास पावर है, और हमारे पिताजी बेचारे यही प्रेसिडेंट हैं और कुछ नहीं है। ये नाम मात्र के प्राणी हैं। ठीक है, इनका जीवन बड़ा अच्छे से नहीं चलता है, बस ये है कि दूसरों की बात मानते मानते इनका जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये शुरुआत भी वहीं से करते हैं और अंत भी इनका वहीं से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मम्मी का कहना और बाद में पत्नी का कहना, दो ही बातें होती हैं, और इन्हीं की बात मानकर ये चलते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है, वैसे देखने में तो लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर सोचा जाए और देखा जाए वास्तविक रूप से, तो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का व्यक्ति होता है। और वास्तविक अगर देखा जाए तो फिर वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है भैया, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। हाँ, इस बात को समझिएगा आप सभी लोग कि जैसे अगर घर का प्रमुख ढूंढा जाएगा, अगर गांव में कोई प्राणी आपसे पूछेगा कि उनका घर कहाँ है, तो फिर माता जी का नाम नहीं बल्कि पिताजी का नाम से ढूंढा जाएगा। और देश विदेश में जो कुछ भी होगा, घटनाएं परिघटनाएं जो कुछ भी होंगे, ठीक है, जो भी संधि समझौते होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम पर बनेगा। यानी कि जो भी बिल फाड़ा जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम पर फाड़ा जाएगा, और ये तो भैया आराम से एंजॉय कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये एंजॉय, और इधर बिल फाड़ा जाता है इनके नाम पर, उधार हुआ तब पिताजी को देना है, और इधर क्या नाम है, शॉपिंग करके आना है तब पिताजी के नाम पर होगा। बस सारा कुछ ये करेंगे, ये सिर्फ कर्ज भरते रह जाएंगे। उसी तरह से समझ लीजिए यहाँ पर भी है, हमारे राष्ट्रपति महोदय भी ऐसे ही करते रह जाते हैं, क्योंकि नाम तो इन्हीं का रहता है सारी चीजें। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि हमारे देश में सरकार का प्रमुख कौन माना जाता है, तो आप लोग बताएंगे सरकार का प्रमुख जो होगा भैया, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री जो होगा वो सरकार का प्रमुख माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा भैया, वो इस बात को ध्यान रखेगा, वो देश का प्रमुख होगा। तो देश का प्रमुख कौन होगा, देश का प्रमुख होगा राष्ट्रपति होगा। जैसे घर का प्रमुख पिताजी, वैसे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अब हम अपने राष्ट्रपति के बारे में ही जानने चल रहे हैं। आइए अपने राष्ट्रपति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं महोदय, क्योंकि यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं
ये देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का प्रथम नागरिक या हु सिटीजन ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो देश का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? तो राष्ट्रपति को माना गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो आप सभी लोग महोदय याद रखिएगा कि तीनों सेनाओं का प्रमुख की बात करते हैं तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन माना जाता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक की बात करते हैं तो देश की एकता की बात करते हैं, यूनिटी, ठीक है। तो देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं महोदय। तो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक किसे माना गया है? तो माना गया है राष्ट्रपति को माना गया है। तो याद रखिएगा, तो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक की बात करते हैं, एक सिंबल के रूप में देखा जाए तो फिर हमारे राष्ट्रपति ही आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर और देश की एकता और अखंडता का प्रतीक कोई माना जाता है तो वो माना जाता है राष्ट्रपति ही माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, अगर कोई प्राणी राष्ट्रपति बनना चाहता है तो प्राणी भारत का पहले नागरिक बनकर दिखाए ना, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो याद रखिएगा भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए? उसकी उम्र होना चाहिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप जानते हैं तो क्या नहीं होना चाहिए? तो पागल और आप सभी लोगों की तरह दिवालिया नहीं होना चाहिए ना, तो पागल नहीं होना चाहिए। कितने लोगों ने बैंक से पैसा लिया और नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं, उसके पहले जान लेते हैं कि और क्या चाहिए। अच्छा, लोकसभा के सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो, कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम इतना भी चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है? व्यक्ति भारत का नागरिक और 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति महोदय की बात करते हैं, इनके समर्थन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए भैया, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 100 सांसद, विधायक, एमपीज एंड एमएलए इनके सपोर्ट में होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब आप सोचिए आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि आप 35 वर्ष पूरा कर लेंगे, आप ना तो पागल होंगे ना दिवालिया होंगे, ये भी क्राइटेरिया आपकी होगी। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी आप पूरी कर लेंगे, लेकिन आप 50-100 सांसद, विधायक आप नहीं ढूंढ पाएंगे। सोचो एक प्रधान को तो आपको ढूंढने में इतना समय लग जाता है, एक पार्षद के पीछे पीछे पूरा जीवन बीत जाता है, ठीक है। और 100 सांसद, विधायक कहाँ मिलेंगे आपको? आपका विधायक आपको पहचानेगा ही नहीं, पूछेगा ये बताओ तुम हमारे संसदीय क्षेत्र के हो या नहीं? बोलेगे अरे बिल्कुल आपके ही संसदीय क्षेत्र का है। और ठीक है बताओ काम क्या है? बोले राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। जाना बोलना राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। बोले पागल हो क्या, मैं एमएलए बन के बैठा, तू राष्ट्रपति बनेगा मेरे ही क्षेत्र का? हाँ, तो तू चाहता क्या है भैया? बोलेगा वोट दे देना और हमारे समर्थन में आ जाना। तो उस समय बोलेगा ठीक है, तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करते थे ना कि नमस्कार क्या नाम है, आप हमें वोट देना। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप चिंता मत करिए हम आप ही को वोट देंगे, लेकिन बाद में किसी और को दे देते हैं। तो उस समय हमारा सांसद बोलेगा और विधायक बोलेगा ठीक है बेटा हम तुमको ही जितवाएंगे, और जब तुम चले जाओगे तो वोट किसी और को देकर आ जाएगा ना, होता है ना। तो आपका सांसद, विधायक पहले बात तो पहचानने से मना कर देगा। मान लो आपने खूब जबरदस्ती किया कि नहीं मैं तो आपके ही घर का हूं, आप मुझे पहचानिए अच्छे तरीके से, राजपाल यादव बन जाते हैं आप लोग, तब तो मान लो एक बार पहचान गया ही जबरदस्ती में, लेकिन फिर भी वोट तो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि आपको वोट देना ठीक नहीं पड़ेगा ना। चलिए, तो आप इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत और लगन आपको करनी होगी, दिखानी होगी। अगर आपने अपनी मेहनत और लगन जारी रखा तो एक दिन 100 सांसद, विधायक को जुटा ही लेंगे, ठीक है। हाँ, हर दिन नमस्कार और डेली प्रणाम और सत श्री अकाल करते रहिए,
और राज्य में घूमते रहिए कि महोदय आप हमें जिताइए, हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हाँ, तो बोलेगा किस लिए आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, बोल देना। हाँ, बुढ़ापा आने के बाद तो ही, तो अभी से प्रचार शुरू करोगे तो 35 साल तक तो कम से कम 100 सांसद को तो ढूंढ ही लोगे, 100 सांसद विधायक ढूंढ तो लोगे, लेकिन हर साल सांसद ही बदल जाएगा हर 5 साल में। हाँ, मान लो कि आपने गाजियाबाद के अतुल गर्ग को अपने पक्ष में कर लिया और अगली बार कोई और जीत गया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको ढूंढ समझ रहे हैं। तो आपको पूरा जीवन इसी रोटेशन में परेशान रहना पड़ेगा, कई बार ऐसा ही होता है। तो अभी से लेकिन मेहनत आप जारी रखेंगे तो हो सकता है आपके सपोर्ट में 2-4-10 तो आ ही जाए। आज से शुरू कर दो। चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भैया। कार्यकाल मतलब ये अपने पद पर कितने समय तक बना रहेगा, तो इसका कार्यकाल होता है भैया 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन समय से पहले भी इसे हटाया जा सकता है या इसका पद खाली हो सकता है। आइए जान लेते हैं वे कौन कौन से कंडीशन हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। या तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, सबसे पहली बात तो ये है भैया, या तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। दूसरी बात करते हैं, या तो इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया हो, वायलेंस कर दिया हो, तब इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई हो गई हो, तो महाभियोग के माध्यम से इन्हें हटाया गया हो। अच्छा, अब इस कंडीशन को समझिएगा, जब कार्यकाल पूरा होगा तो फिर कोई नया राष्ट्रपति वहां पर जाकर बैठेगा या वही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित होकर आ जाएगा। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में और या तो एक तरह से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या तो फिर इनको कोई बीमारी लग गई, इनका पद खाली हो गया मरना चाहते हैं, चलो मृत्यु कर देते हैं, या तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी कंडीशनों में क्या होगा कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं बैठेगा, क्योंकि बैठने लायक ही नहीं बचा बेचारा, तो फिर उसके पद पर कौन जाकर बैठेगा, आपके दादा के नीचे वाला भाई, ठीक है, उपराष्ट्रपति जाकर बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो आपके, ठीक है, चाचा जाकर बैठेंगे, और वो चाचा कौन हो जाएंगे, वो चाचा हो जाएंगे सीजीआई हो जाएंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं हो तो फिर चाची जाकर बैठ जाएंगे। हाँ, तो यानी कि कह सकते हैं कोई सीनियर सीजीआई की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस क्या, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज कह सकते हैं। ठीक है, कोई सीनियर जज जाकर बैठेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे इसे भी सीजीआई कहना कोई गलत नहीं होगा। तो अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जाकर उनके पद पर बैठेंगे, और यदि वो नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो जाकर बैठेगा। अगर वे भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई सीनियर जज। अब ये मत कह देना कि वो भी ना हो तो, हाँ, तो ये मत सोचिए कि पूरा देश खाली होगा। ठीक है, ये सब जा कहाँ रहे, ये तो सोचो एक बार, कौन सा तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं कि सारे एक साथ निकल लेंगे। ठीक है, अगर निकल भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि देश वीरों से खाली है, वो हटेंगे तो कोई और आएगा, उनसे भी सीनियर तो कोई होगा। ठीक है, जैसे आप लोग सोचते हैं कई बार कि प्रधानमंत्री अगर ना रहे अभी वाले तो फिर समझ लो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक, हाँ, ये रहने चाहिए। ये देखो, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री ना रहे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये देश खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता है ऐसे कितनी बार हो चुका है जब लोगों को ये लगा कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो पूरा देश खाली हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश पर। ऐसे ना जाने कितने वीर आए और कितने जा चुके हैं, और कितने नए वीर पैदा हो चुके हैं, और हर एक का स्थान लेने के लिए कोई बैठा हुआ है। समझ रहे हैं, बस ये है किसी के आने से कुछ बदलाव आता है, किसी के रहने से भी कुछ बदलाव नहीं आता है, बस ऐसे चलता रहता है। बस ये है कि ये बदलाव की दुनिया है, ये एक तरह से जारी रहेगा, ये बदलता रहेगा। जैसे आप लोगों का क्रम नहीं रुका, वैसे किसी का क्रम नहीं रुका। कभी पुराने स्टूडेंट थे, वो भी सोचते थे जिस दिन हम चले जाएंगे सर की कोचिंग बंद हो जाएगी सर कोई काम नहीं करेंगे। आज जैसे आप लोग कभी कभी सोच लेते हैं जिस दिन हम चले जाएंगे सर के पास बचेगा कौन, ये नहीं जानते। आप हटेंगे तो दूसरा कोई आकर बैठ जाएगा। कुर्सी कभी खाली नहीं होती, एक कुर्सी है, इसी की लड़ाई है, आज से नहीं, पूरे अगर आप देखते हैं तो युग युगांतर से यही चीजें चली आ रही हैं। चाहे वो रामायण काल हो, चाहे वो महाभारत काल हो, इसी कुर्सी के लिए भाई भाई के बीच में त्याग देखा गया और भाई भाई के बीच में युद्ध देखा गया। और चाहे आज का युग देखा जाए
अब या उसके बीच के युग देखा जाए, इसी कुर्सी के लिए पिता ने पुत्र को मारा। हाँ, तुम्हें नहीं पता है? अजात शत्रु के टाइम पीरियड में, ओए लड़के, अजात शत्रु, हर्यक वंश, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया। और ऐसे ही अगर आप देखते हैं, औरंगजेब ने शाहजहां को मरवा दिया। ठीक है, और उदाहरण चाहिए क्या? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अच्छा, धनानंद, ऐसे तो तमाम राजा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बस अब भी बहुत सारे लोग हैं, बस करिए, ज्यादा मत बोलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, राजनीति में अगर आप देखेंगे तो अपने पिता अपने पुत्र को, वैसे पिता तो ऐसा करता नहीं है, ज्यादातर पुत्र ही पिता को हटाने की कोशिश करता है कि अगर ये हट जाएंगे तो हम सीएम बन जाएंगे, ठीक है, हम एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। आज भी ऐसा है, बस ये है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो जहां हो रहा है वहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए इन सब बातों में क्या रखा है अपना, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर आप देखते हैं तो इतनी जानकारी मैंने आप सभी लोगों के साथ साझा कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। आइए अपने पीडीएफ से चीजों को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारी सारी चीजें और व्यवस्थित रूप से चलती रहे। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 78 तक बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति देश और सरकार का दोनों प्रमुख माना जाता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर पूछा गया कि कार्यपालिका का हेड कौन माना जाता है या प्रमुख कौन माना जाता है, तो राष्ट्रपति को ही बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है बेचारा? तो हमारा राष्ट्रपति करता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, दोनों जगह के एक तरह से रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो यही बातें आती हैं। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इस बात को भी गौर करिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दिया है। अब एक और बातें ध्यान रख लीजिएगा, वो किसी भी एक तरह से लाभ के पद पर ना हो, सरकारी पद पर ना हो। अगर है भी तो राष्ट्रपति बनने के बाद उस पद को उसे क्या करना पड़ेगा भैया? त्यागना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल शर्तें मैंने बता ही दिया है, 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति को बिना किराए उराए दिए भैया फ्री में राष्ट्रपति भवन मिलता है, ये बातें याद रखिएगा। राष्ट्रपति के जो सैलरी वगैरह होता है वो भारत की संचित निधि से जाता है। कहां से जाता है? तो भारत की संचित निधि से जाता है। तो राष्ट्रपति की सैलरी, सरकार में ताकत नहीं है कि सरकार की एक तरह से सरकार क्या कर सके, रोक सके। तो भारत सरकार कभी भी राष्ट्रपति की सैलरी नहीं रोक सकती है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड, संचित धन से क्या होता है, राष्ट्रपति की सैलरी जाती है। एक बार राष्ट्रपति बन जाने के बाद वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया कितना भी जा सकता है। सैलरी बढ़ाई जा सकती है लेकिन सैलरी कम नहीं की जा सकती है, इस बात को गौर करिएगा। राष्ट्रपति के कारावास नहीं हो सकता, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है जब तक वे अपने पद पर बैठे रहेंगे। ठीक है, जब तक उन्हें उनके पद से नहीं हटा दिया जाएगा तब तक उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आप सभी लोग याद रखिएगा, एकल हस्तांतरणीय माध्यम से अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और गुप्त मतदान होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र अनुपातिक को नहीं समझ पा रहे होंगे तो बता देता हूं। आप लोगों को आप कोई वैकेंसी फिल करते हैं और वैकेंसी फिल करने के बाद आपसे कहा जाता है सेंटर चूज कर लीजिए। आपको सेंटर में कुछ सेंटर के नाम दे दिए जाते हैं और बोला जाता है पहला, दूसरा, तीसरा अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। उसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। जब लोगों को वोट देने की बात आती है तो A, B, C, D ऐसे 4-5 राष्ट्रपति खड़े होते हैं, ठीक है, कि जिन्हें राष्ट्रपति बनना होता है। जो वोटर होते हैं वे अपने हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है 50% + 1, उसे एक तरह से राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर जिसको कम वोट मिलता है उसके वोट को डिवाइड कर दिया जाता है सभी में, फिर ऐसे डिवाइड करते करते लास्ट में फाइनल जो एक तरह से क्या किया जाता है,
50% प्लस वोट पाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी तरह से परेशानी होती है, विवाद होता है या कोई समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। इसी का चुनाव जो होता है भैया, सॉरी, इसी का फैसला अंतिम माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर इस बात को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति गलती से राष्ट्रपति बन जाता है तो फिर उसको उसके पद से हटाए जाने के बाद उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया होगा उसे अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार सिग्नेचर चल रही है तो सिग्नेचर को कोई नहीं मिटा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं होता है बल्कि एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। कैसे होता है? तो निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है। वैसे निर्वाचक मंडल ही कहेंगे इसे। अब निर्वाचक मंडल में अगर आप देखते हैं तो कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए समझ लेते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो राष्ट्रपति को वोट देंगे जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित सदस्य का मतलब ये हो जाता है जो लोग एक तरह से जनता के द्वारा चुने गए हों या जो इलेक्शन के थ्रू चुने गए होंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, वही लोग राष्ट्रपति को वोट देंगे। जैसे राष्ट्रपति को वोट देंगे लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, याद रखेगा, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो राष्ट्रपति को वोट देंगे, और राज्यसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे लोग भी राष्ट्रपति को वोट देंगे। और उसके बाद जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं की बात करते हैं, 28 राज्य है ना हमारे पास, 28 राज्य के जो विधानसभा हैं, जो एमएलए होते हैं, कौन होता है? एमएलए होता है, जो निर्वाचित होते हैं वही लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं जिनमें केवल 3 राज्यों के लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, यहां पर विधायक चुने गए हैं तो इसलिए इनके भी सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे। और उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं, इनके भी जो विधायक होंगे वे लोग राष्ट्रपति को वोट देंगे। और जो पांडिचेरी है भैया, इसके भी विधायक जो होंगे राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आएंगे भैया। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही हो, चाहे वो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो वो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो, चाहे वो राज्यों की बात करें। ठीक है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वे लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति को वोट देंगे। ये बातें आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये बातें मैंने आप सभी लोगों तक पहुंचा दिया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमारी चीजें आगे बढ़ें। अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं वे संविधान का उल्लंघन करेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको हमने कहां से लिया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति पर। वैसे हमारे देश में अगर आप देखते हैं तो उसी क्रम में यहाँ पर भी होता है। राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग चलाना होगा कम से कम 14 दिन के उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, और उस नोटिस के दरमियान वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि मैंने एक तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर राष्ट्रपति पर क्या होता है कि एक तरह से राष्ट्रपति को जांच, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है उसमें जांच में सही पाएगा तो उन्हें उनके पद से हटना पड़ता है, अगर नहीं पाएगा तो वो वहीं रहते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस्तीफा देने किसे दे सकते हैं? तो याद रखिएगा, इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि लोकसभा राज्यसभा महाभियोग का आरोप लगाती है, वैध साबित होता है तो भैया उन्हें हटना पड़ जाता है। अगर उनकी मौत हो जाती है, अगर उनके सुप्रीम कोर्ट के चुनाव अवैध घोषित कर दिया सॉरी तब भी उनका पद उनको उनके पद से हटना पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये वाली बातें अभी नहीं हुई है। तो हाँ बोलो, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सोच क्यों रहे हो? पता नहीं।
ये देखो, ये लड़का पढ़ता है, बाकी सब तो बैठे रहते हैं। हाँ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां, जैसे राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, उसी कार्यकारी शक्तियों में राष्ट्रपति कुछ लोगों को अपॉइंट करता है। एक तो अगर आप देखते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट जो सीएजी होते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, उसमें जो अध्यक्ष हैं उन्हें आयुक्त कहा जाता है। आयुक्त को अंग्रेजी में कमिश्नर कहा जाता है। उनके सदस्यों और उनके आयुक्त को भी कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। यूपीएससी आप जानते हैं कि हमारे जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था है, उसमें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। और राज्यों के राज्यपाल की बात करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन राष्ट्रपति ही करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, चाहे उसके गठन की बात करें, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन की बात करते हैं, और चाहे वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जातियां, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो मतलब अध्यक्ष सदस्य आयोग जो होता है, इसका भी गठन और नियुक्ति करता है। और अंतरराज्यीय परिषद की भी नियुक्ति कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। अब बात करते हैं कानूनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी हैं। जैसे संसद को बुलाने का काम किसका होता है, संसद को स्थगित करने का काम किसका होता है, और लोकसभा को भंग करने का काम किसका होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति का होता है। तो याद रखिएगा, चाहे वो संसद के मतलब एक तरह से संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ज्वाइंट मीटिंग बुलाना, और चाहे वो संसद को स्थगित करना, और चाहे एक तरह से लोकसभा को भंग करना, ये दोनों ही काम क्या है, राष्ट्रपति का है। ठीक है, वो वाली लाइट बंद कर दो, अभी किसने जला दिया, वो वाली लाइट बंद कर दो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में भारतीय संसद को कौन संबोधित करता है, तो भारतीय संसद को करता है संबोधित राष्ट्रपति करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है कि एक तरह से जब पहली बार चुनाव हो जाता है लोकसभा का, तो संसद के एक तरह से बैठक मीटिंग बुलाता है, और पहली बार संबोधन कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अच्छा इनको क्या कहता है कि देखो भैया, अब तुम सब लड़ाई झगड़ा आपस में मत करना, अच्छे से सारे काम को करना, और एक तरह से संसद की प्रक्रिया को चलने देना, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग मिलजुल कर काम करना, थोड़ा से देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़े करके आप क्या करेंगे, मामले को खराब करके रखेंगे, और जिससे क्या होगा कि देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ होने लगेंगी। सीटें खाली होने पर लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा के सभापति या उस सभापति का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना हो, इंडियन हटा देना, सांसदों की अयोग्यता पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श लेने का काम इसी को राष्ट्रपति ही करता है। अच्छा, राष्ट्रपति को अगर किसी भी तरह के कानून की जानकारी चाहिए तो किससे ले लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट से जानकारी ले लेगा, लेकिन उसकी बात मानने ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक जिसे मनी बिल कहा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अर्थात उसके सिग्नेचर से ही लोकसभा में लाया जाता है। केंद्र के बजट को संसद के समक्ष रखवाने का काम किसकी होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति का होता है। जो हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है, जिसे एक तरह से आकस्मिकता निधि कहा गया है, इसकी बात करते हैं, ये भी राष्ट्रपति के ही नियंत्रण में होता है। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करने का भी काम इसी का होता है। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, शपथ केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिलाता है, और हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति से कहा गया है कि अगर कोई अपराध किसी व्यक्ति से हो जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर फांसी दे भी दी गई है या कोर्ट के द्वारा फांसी दे दी गई है, तो सजा माफ करने के पास शक्ति आपके पास है। राष्ट्रपति किसी के फांसी को, सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है, ये भी उसके पास अधिकार है, वो है अनुच्छेद 72 में है।
और यहां तक कि सेना के द्वारा किसी को कोर्ट मार्शल हो गया है तो उसकी भी सजा को माफ करने की क्षमता किसमें है? राष्ट्रपति के पास है। हमारे देश में राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल जिसे 352 बताया गया है, एक राष्ट्रपति शासन जिसे 356 बताया गया है, एक वित्तीय आपातकाल है जिसे 360 बताया गया है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं जिसे वित्तीय 360 बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रोविजन ए है कि अगर हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर देता है या तो क्या होता है कि एक तरह से हमारे देश के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया हो, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। और जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो सारे आर्टिकल काम करना बंद कर देंगे 20-21 को छोड़कर। 20-21 आर्टिकल आपके जीवन के अधिकार में आ जाते हैं और जिसकी वजह से आपके जीवन के अधिकार को नहीं छीना जाएगा, इसलिए यही 2 आर्टिकल काम करते हैं, बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356, जब कोई राज्य की सरकार सही तरीके से राष्ट्र को नहीं चलाती है, अर्थात ये कह सकते हैं जब कोई सरकार क्या करती है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं ऐसे होता है, हाँ, जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही होती है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल में जब पैसों की दिक्कतें आ जाएंगी तब समझ लीजिए वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया गया है। हाँ, चलिए, यही बातें आगे भी हैं, चलिए वही बातें मैंने पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं भैया कि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए, अध्यादेश का मतलब होता है सीधे कानून लाना। मतलब ये कह सकते हैं कि जब लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में से एक या दोनों अपने सेशन में ना हो, सत्र में ना हो, तब क्या होता है? राष्ट्रपति सीधे कानून ला देते हैं। और राष्ट्रपति जब सीधे कानून लाते हैं तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। और यह जब भी संसद चलेगी उससे पास करवाना जरूरी होता है, नहीं तो समझ लीजिए 6 हफ्ते बाद ये समाप्त हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर हैं और उन्हीं स्पेशल पावर को कहा गया भैया वीटो पावर कहा गया है। जैसे आपके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, ठीक है, वैसे ही राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास जो विशेष शक्तियां हैं वो है वीटो पावर, अनुच्छेद 111 में दी गई है। सबसे पहली बात करते हैं अत्यांतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है या पूर्ण वीटो कहा जाता है। जब कोई एक तरह से विधेयक क्या होता है कि संसद के सदस्य के द्वारा, मंत्री द्वारा ना लाया गया हो, ऐसे कह सकते हैं, जब कोई विधेयक मंत्री द्वारा ना लाया गया हो, ठीक है, कोई अन्य सदस्य, विपक्ष के सदस्य द्वारा लाया गया हो, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति रोक लेते हैं, वो आगे कानून नहीं बन पाता है, तो उसे अत्यांतिक वीटो माना जाता है। इसमें और भी कई कंडीशन है, लेकिन इतना मत जानिए, इतना लंबा जानने की जरूरत नहीं है। अब है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निलंबित वीटो है, सस्पेंडेड वीटो है। और सस्पेंडेड वीटो में ये कहा गया है कि जैसे कोई बिल लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस बिल पर एक तरह से सिग्नेचर ना करके वापस कर देते हैं। और जब क्या होता है, उस बिल को सिग्नेचर ना करने के बजाय वापस करते हैं तो उसे माना जाता है सस्पेंडेड वीटो माना जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, अच्छा, सस्पेंडेड वीटो में इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एक तरह से किसी प्रक्रिया में संशोधन किया गया, नहीं किया गया, दोबारा वो बिल वापस जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वो भैया हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉकेट वीटो हो जाता है, जैसे पिताजी आपकी बात नहीं सुनते कभी कभी, वैसे राष्ट्रपति भी नहीं सुनते हैं। कभी कभी राष्ट्रपति के पास लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल पास होकर जाता है तो उसको अपने पास रख लेते हैं, ना तो हाँ करते हैं, ना तो ना करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो जब ऐसे हो जाते हैं तो समझ लीजिए राष्ट्रपति कुछ बोलने वाले हैं नहीं, तो उसी को बोला जाता है पॉकेट वीटो का रखा जाता है ना। या जैसे कभी आप देखते हैं कि कोई सीनियर आपका पेन ले लिया हो और जेब में रख लेता है, तो आप ना तो उससे हाँ मांग सकते, ना तो ये कह सकते हैं कि दे दो, ना तो वो आपको कहता है मैं दूंगा, ठीक है, कुछ बोलता नहीं, लेकर चला जाता है, वही है राष्ट्रपति। अच्छा, इस मामले में अमेरिका का राष्ट्रपति जो है हमारे राष्ट्रपति से कमजोर पड़ जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? 10 दिनों के भीतर जवाब देना पड़ता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को 10 दिन के भीतर ही जवाब देना पड़ जाएगा। हमारे देश का राष्ट्रपति ऐसा कर लिया है तो वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा जब तक उसका खुद का मन नहीं करेगा। ठीक है, पहली बार वीटो प्रयोग किया जा चुका है भैया ऐसा, और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधक विधेयक में ऐसा हो चुका है जब उस समय राजीव गांधी की सरकार थी भैया। ये है राष्ट्रपति की सैलरी वगैरह सारी बातें, जानकारी लिखना चाहेंगे तो देख लेंगे। राष्ट्रपति की सैलरी है भैया 5 लाख रुपए। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। बाकी इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आप वन लाइनर के तौर पर देख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करते हैं। ये 3 बातें अपने दिलो और दिमाग में रख लेना ना। चलिए, ये सब कंप्लीट हो गया भैया। अब हम बात करेंगे बाद में, वो बात करेंगे कल राज्य सरकार, राज्य स्तर के सरकार के बारे में। कल हम जानेंगे विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में। वैसे तो मैं आज ही कंप्लीट करा देता, लेकिन चिल्लाहट थोड़ा ज्यादा बढ़ चुकी है तो फिर बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, एक बार मैं पीछे चलकर ये बता देता हूं कि आज मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, ताकि आप लोगों की जिम्मेदारी ये बने कि ये सारी चीज़ों को आप बाद में समझ लें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख डालिएगा। ठीक है, सरकार क्या है, मैंने आज आप लोगों को सरकार के 3 स्तर में, राष्ट्रीय सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय स्वशासन में अगर आप देखते हैं तो आज मैंने आप सभी लोगों को बताया केवल और केवल राष्ट्रीय सरकार के बारे में। राष्ट्रीय सरकार में अगर आप देखते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो अभी आई नहीं है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको विधायिका के बारे में अच्छे से बता दिया। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम कल मिलते हैं, कल की क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।